Good morning, students. Grammar chapter, subject, verb, concord and agreement. नेक्स्ट रूल्स है नोट करना। नेक्स्ट रूल्स है इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो फॉर्म यानी स्वरूप में तो प्लुरल है, बट इनका यूज सदा यानी हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, तथा यानी एंड इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। रिपीट कर देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो फॉर्म यानी स्वरूप यानी रूप में तो प्लुरल है। समझे कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं या कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कौन सी फॉर्म में दिखाई देते हैं, प्लुरल फॉर्म में, लेकिन यानी बट इनका यूज सदा यानी हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। लेकिन ऐसे नाउन्स का यूज हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। दिखता तो प्लुरल है लेकिन यूज सिंगुलर नंबर में होता है, तथा इनके साथ जब सिंगुलर नंबर में यूज हो रहा है सब्जेक्ट, दिखाई तो प्लुरल है लेकिन यूज सिंगुलर नंबर में हो रहा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। आप समझ गए होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो फॉर्म में तो FORM में तो प्लुरल है, बट इनका यूज सिंगुलर नंबर में होता है, तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक, कोई भी बात अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिस्टार्ट करके देखा करो। जिस प्रकार आप ऑफलाइन क्लास लेते हो तो उसी प्रकार ऑनलाइन क्लास को भी आप अटेंड किया करो और बार बार रिस्टार्ट करके वीडियो को देखा करो, जिससे आप आसानी से समझ सके। वीडियो का जो लिंक है वो मैंने दे रखा है, उस लिंक को ओपन करें। ओपन करने के बाद हर क्लास का क्लास वाइज मैंने उसमें प्लेलिस्ट बना रखी है, तो अपने अपने सेपरेट वीडियो मैंने उसमें डाल रखे हैं। 9th के 9th के, 6 के 6 और 7th के 7, जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ और नहीं भी पढ़ाता तो भी प्लेलिस्ट में देखें, आपको सारे के सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे। ये नाउन्स निम्नलिखित है। अब वो कौन से नाउन्स हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये नाउन्स निम्नलिखित है, उसके बाद से कंटिन्यूस
लिखना है। यह नाउन्स निम्नलिखित है। पहला, नाउन्स के नाम यहाँ लिखाए जा रहे, कौन कौन से नाउन हैं। फर्स्ट, कुछ बीमारियों के नाम, कुछ डिजीज़ के नाम, जो दिखाई तो प्लूरल में है लेकिन यूज सिंगुलर में होता है, तो वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर में ही यूज होगी। तो कुछ नाउन्स हैं, उसमें फर्स्ट नाउन है डिजीज़ के नेम, बीमारियों के नाम। पहला है मीज़ल्स, नाम सुना ही होगा, MEASLES, MEASLES, पम्प्स, MUMPS। फिर है रिकेट्स, RICKETS, ETC, एक्स्ट्रा। कुछ डिजीज़ के नाम में मीजल्स दे दिया, पम्प्स दे दिया, रिकेट्स दे दिया, और बहुत सारी ऐसी बीमारी, ETC, एक्स्ट्रा। सेकंड, खेल के नाम। अब खेल के नाम भी देख लो, बिलियर्ड्स और डार्ट्स। बिलियर्ड्स BILLIARDS, बिलियर्ड्स, डार्ट्स DARTS। तो खेल के नाम बिलियर्ड्स भी है और डार्ट्स भी है, ETC। और भी खेल हो सकते हैं, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट खेलों के और डिजीज़ के नेम भी दिए। अब थर्ड है विषयों के नाम। ऐसे बहुत सारी सब्जेक्ट्स जिन्हें हम पढ़ते हैं, विषयों के नाम, सब्जेक्ट्स के नेम। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, PHONETICS, फोनेटिक्स, PHONETICS, फोनेटिक्स। स्टैटिक्स, STATICS, स्टैटिक्स, STATICS, स्टैटिक्स। और पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, क्लासिक, इथिक्स, ETC। विषयों के नाम यानी सब्जेक्ट्स के नेम में फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, फोनेटिक्स है, स्टैटिक्स है, इथिक्स है, क्लासिक है, एथलेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, एक्स्ट्रा। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट जो दिखाई तो प्लूरल में है लेकिन यूज सिंगुलर में होता है, और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाती है। यह एग्जाम्पल, ये जो नाउन्स आपको लिखाए जा रहे हैं, ये किस लिए लिखाए जा रहे हैं? आपको समझाने के लिए लिखाए जा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जो आपने रूल में लिखा ना, उसको बिल्कुल वेरीफाई करने के लिए, ये समझाने के लिए, आपके डाउट क्लियर करने के लिए ये एग्जाम्पल्स नाउन के रूप में लिखाए जा रहे हैं कि ये है तो बहुवचन में, प्लूरल में, लेकिन यूज दिखाई प्लूरल में है लेकिन यूज सिंगुलर में होता है, तो आपको वहाँ पर सिंगुलर वर्ब में या सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। कुछ प्रॉपर नाउन्स, कुछ प्रॉपर नाउन्स, विशेष नाउन्स, कुछ प्रॉपर नाउन्स, सम प्रॉपर नाउन्स, जिसमें नेपाल्स, NAPLES, नेपाल्स, द यूनाइटेड स्टेट्स,
द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द अरबियन नाइट्स, नाइट्स NIGSTS, द अरबियन नाइट्स, टेल्स TALES, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। उसके बाद अल्जीयर्स, अल्जीयर्स ALGIERS, ALGIERS, एथेंस, एथेंस, वेल्स WALES, वेल्स। तो दोबारा बोल देता हूँ कुछ प्रॉपर नाउन्स के बारे में। नेपाल है, द यूनाइटेड स्टेट्स है, द यूनाइटेड नेशंस है, द अरबियन नाइट्स है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, अल्जीयर्स, एथेंस, वेल्स। ये कुछ प्रॉपर नाउन्स है जो आपको यहाँ लिखा दिए गए हैं। अब 5th पॉइंट, न्यूज। क्या लिखना? न्यूज, NEWS, न्यूज, इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स, ब्रैकेट्स, बैरेक्स, बैरेक्स BARRACKS। सिंगुलर, सिंगुलर नाउन्स है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। देख लो, न्यूज, इनिंग्स, बैरेक्स BARRACKS सिंगुलर नाउन्स है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो 1 2 3 4 5 ये जो नाउन्स मैंने लिखाए हैं, इन नाउन का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। जो आपका जो अभी जस्ट जो मैंने रूल्स लिखाए हैं वो इसी पर टिका हुआ है। तो आप जो 5th पॉइंट 1 से लेकर जो 5th है, जो इम्पोर्टेंट नाउन्स है, उनको, उनके बारे में जो मैंने जानकारी दी है, उनको माइंड में याद रखना है। अब एग्जाम्पल्स लिखो। द न्यूज इज करेक्ट। देखो, द न्यूज इज करेक्ट, न्यूज शब्द भी आ गया और सिंगुलर वर्ब इज का भी यूज हो गया। द न्यूज, इज से पहले जो न्यूज शब्द है वो दिखाई तो प्लुरल है, लेकिन वो है सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। दूसरा है फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। सेकंड एग्जाम्पल है फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब फिजिक्स सब्जेक्ट आ गया और मैंने आपको नाउन्स में भी लिखाया सब्जेक्ट्स के बारे में, तो हमें इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये आपके 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल के बाद एक इम्पोर्टेंट बात लिखना, स्टार लगा के, इम्पोर्टेंट बात लिखना है स्टार लगा के। सब्जेक्ट्स के नाम के पहले ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट्स के नाम के पहले याद रखना, सब्जेक्ट्स के नाम के पहले हिज, HIS, हिज, द THE, द, सच, SUCH, सच, इत्यादि का, ETC का यानी एक्स्ट्रा इत्यादि का यूज करने पर उनसे गुणों मीन्स क्वालिटीज़ का नॉलेज होता है, तब इनके साथ
तब इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है, तब इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। जैसे यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिज मैथमेटिक्स आर वीक, हिज मैथमेटिक्स आर वीक। तो यहाँ पर किसी के बारे में यहाँ बताया जाएगी उसकी क्वालिटीज़ क्या है, मैथमेटिक्स में कमज़ोर। समझ गए मेरी बात को कि वो मैथ्स में कमज़ोर है, तो उसकी क्वालिटीज़ बताई जा रही है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमें वर्ब प्लूरल का यूज करना है। दोबारा बोल देता हूँ, सब्जेक्ट्स के नाम के पहले हिज, द, सच, etc का यूज करने पर, इत्यादि का यूज करने पर उनसे गुणों, क्वालिटीज़, ये शब्द याद रखना, क्वालिटीज़, QUALITIES, क्वालिटीज़ का नॉलेज होता है। तब इनके साथ, अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात शुरू हो जाती, तब इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे यानी फॉर एग्जाम्पल लिखना है आपको, एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाया गया है, हिज मैथमेटिक्स आर वीक, फुल स्टॉप। यहाँ पर मैथमेटिक्स आर वीक, तो यहाँ इसकी क्वालिटीज़ है कि वो मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, उसके गुणों को बताया जा रहा है। या तो इंटेलिजेंट होगा या फिर इसमें क्या बताया जा रहा है, वीक, कमज़ोर है, कि वो गणित में कमज़ोर है तो क्वालिटीज़ तो नेक्स्ट रूल्स लिखना, या फिर नेक्स्ट रूल्स लिखो। कलेक्टिव नाउन्स का यूज, कलेक्टिव नाउन्स का यूज सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। कलेक्टिव नाउन्स का यूज सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। यदि यह स्पष्ट हो कि जिन वस्तुओं या व्यक्तियों को मिलाकर, जिन वस्तुओं या व्यक्तियों, पर्सन्स को मिलाकर कलेक्टिव नाउन बना है, उन वस्तुओं या व्यक्तियों के सब्जेक्ट में यानी विषय में एज ए होल, WHOLE, होल, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में इसको हाईलाइट करना, कहा जा रहा है। तो कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। रिपीट कर देता हूँ, दोबारा लिखना, कलेक्टिव नाउन्स का यूज सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। ये सेंटेंस समझ गए होंगे आप। यदि यह स्पष्ट हो, ये क्लियर हो, यदि यह स्पष्ट हो कि जिन वस्तुओं यानी थिंग्स, जिन वस्तुओं या व्यक्तियों को मिलाकर, पर्सन्स को मिलाकर कलेक्टिव नाउन बना है। कलेक्टिव नाउन बना है, कैसे बना है? जिन वस्तुओं या व्यक्तियों को मिलाकर कलेक्टिव नाउन बना है, उन वस्तुओं या व्यक्तियों के विषय में, के सब्जेक्ट में एज ए होल, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखना, हाईलाइट करके रखना, कहा जा रहा है तो
कहा जा रहा है तो, एज ए होल कहा जा रहा है तो कलेक्टिव नाउन के बाद, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो अब मैं लिख रहा हूँ, कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसी के नीचे एक सेंटेंस, सॉरी, एक इम्पोर्टेंट बात लिखना, नहीं, एक एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल लिखना है, द जूरी, JURY, द जूरी। जूरी के अंदर कितने लोग होते हैं? 5 लोग, 5 लोग। इज अनएमिनियस, अनएमिनियस, UNANIMOUS, अनएनिमस, UNANIMOUS, एक मत। इसका मतलब होता है एक मत। इन इट्स ओपिनियन, इन इट्स ओपिनियन। द जूरी इज, अब यह जूरी के बाद क्या आया है? इज, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, रूल के अकॉर्डिंग किया है। अनएनिमस मीन्स एक मत होता है यहाँ, एनिमस, अनएनिमस का मीन्स एक मत, एक वोट। इन इट्स ओपिनियन, इन इट्स ओपिनियन, फुल स्टॉप। है आपका एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल से आप क्या समझ रहे हो कि द जूरी इज एनिमस इन इट्स ओपिनियन, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर जूरी शब्द आया है, जो वर्ड आया है, वो इसका मीनिंग क्या है? एक जूरी मीन्स, जूरी में कितने व्यक्ति शामिल होते हैं? 5 लोग शामिल होते हैं। इसी को समझना है हमें और इसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। तो हमने रूल्स में क्या लिखा? कलेक्टिव नाउन्स का यूज सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है यदि ये स्पष्ट हो कि, यदि ये क्लियर हो कि जिन वस्तुओं या व्यक्तियों को मिलाकर कलेक्टिव नाउन बना है, उन वस्तुओं या व्यक्तियों के विषय में एज ए होल कहा जा रहा है। तो यही बात जूरी में आ रही है। जूरी में 5 व्यक्ति है, अलग अलग नहीं बताया गया है, सिर्फ एक जूरी वर्ड का यहाँ यूज कर दिया गया है। इससे हम क्या समझते हैं कि 5 लोगों का समूह। तो उसी को मैंने रूल्स में लिखाया है, एज ए होल कहा जा रहा है तो कलेक्टिव नाउन्स के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल लिखाया, द जूरी इज अनएनिमस इन इट्स ओपिनियन, फुल स्टॉप। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात लिखना एग्जाम्पल के नीचे ही, यहाँ मेंबर ऑफ द जूरी, मेंबर ऑफ द जूरी को एज वन बॉडी, एज वन बॉडी, एज वन बॉडी रेफर किया जा रहा है। समझे? यहाँ जो हमने जो एग्जाम्पल लिखा है ना, जो इस इम्पोर्टेंट बात से ऊपर द जूरी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? यहाँ मेंबर ऑफ द जूरी को, मतलब जूरी में 5 सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को एज वन बॉडी रेफर किया जा रहा है, मतलब एक ही माना जा रहा है। मेंबर्स है 5, लेकिन उनके लिए हमें एक वर्ड का यूज किया गया है, द जूरी। जूरी से मतलब है 5 लोग। यहाँ मेंबर्स ऑफ द जूरी को एज वन बॉडी रेफर किया जा रहा है। अतः यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ मेंबर्स
ऑफ द जूरी को एज वन बॉडी रेफर किया जा रहा है। अतः यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि जब एक एज वन बॉडी रेफर किया जाता हो वहाँ पर वो सब्जेक्ट नाउन सिंगुलर हो जाता है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल्स और भी लिखो तो आप लिख सकते हो, तो मैं आपको लिखा देता हूँ एग्जाम्पल इसी में, ये इसी रूल्स को समझने के लिए। माई फैमिली इज एन आइडियल वन। माई फैमिली इज एन आइडियल IDEAL वन फुल स्टॉप। माई फैमिली इज एन आइडियल वन फुल स्टॉप। तो यहाँ फैमिली जो वर्ड है क्या रेफ़र कर रहा है? एज ए होल या फिर एज वन बॉडी। इसी के लिए इसी वर्ड से सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड इट। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड इट फुल स्टॉप। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या रेफ़र कर रहा है? एज वन बॉडी यानी एज ए होल। इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब मीन्स हैज का यूज किया गया है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझा दिया गया है कि एज वन बॉडी, एज ए होल, अगर ये जो नाउन्स आ रहे हैं उनसे इनका नॉलेज हो रहा है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब जो आपने एग्जाम्पल जो लिखे उसी के नीचे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात लिखनी है, लिखो, नोट करना है। लेकिन यदि यह स्पष्ट हो कि जिन वस्तुओं या व्यक्तियों को मिलाकर, जिन वस्तुओं मीन्स थिंग्स या पर्सन्स को मिलाकर ऐड करके कलेक्टिव नाउन बना है, उन वस्तुओं या व्यक्तियों के विषय में अलग अलग कहा जा रहा है तो कलेक्टिव नाउन के बाद प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन करके रखना नोटबुक में। लेकिन यानी बट यदि यह स्पष्ट हो कि, क्लियर हो कि जिन वस्तुओं यानी थिंग्स या व्यक्तियों को मिलाकर ऐड करके कलेक्टिव नाउन बना है, उन वस्तुओं यानी थिंग्स या पर्सन्स के, व्यक्तियों के विषय में यानी सब्जेक्ट में अलग अलग डिफरेंट बात कही जा रही है, अलग अलग कहा जा रहा है, तो कलेक्टिव नाउन के बाद प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। किस वर्ब का यूज किया जाता है? प्लूरल वर्ब का। कब किया जाएगा? जब है तो कलेक्टिव नाउन लेकिन डिफरेंट, वहाँ पर एज वन बॉडी रेफर नहीं की जा रही है, अलग अलग बताया जा रहा है, उन वस्तुओं या व्यक्तियों के विषय में अलग अलग कहा जा रहा हो, तो हमें प्लूरल नाउन का यूज करना है।
अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है, द जूरी, जूरी JURY, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पर जो जूरी का मत है, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब जूरी के प्रत्येक व्यक्ति का मत अलग अलग है। यहाँ पर एज वन बॉडी, एज ए होल रेफर नहीं किया जा रहा है, अलग अलग बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। द जूरी आर डिवाइडेड। अब यहाँ जो डिवाइडेड जो शब्द आया है, इससे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ओपिनियन भी दे रहे हैं। जो इधर का जो पार्ट देखना, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो आप समझ रहे होंगे कि है तो कलेक्टिव नाउन जूरी, लेकिन जो ओपिनियन है वो क्या है, अलग अलग है। तो इम्पोर्टेंट जो बात मैंने आपको लिखा है, उसमें क्या लिखा है मैंने कि अगर डिफरेंट विषयों में अलग अलग कहा जा रहा है, सब्जेक्ट में अलग अलग कहा जा रहा है, उन वस्तुओं या व्यक्तियों के विषय में अलग अलग कहा जा रहा है, तो कलेक्टिव नाउन के बाद प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ समझे होंगे, नहीं समझे तो इस एग्जाम्पल्स के नीचे नोट कर लो, नोट करके रखो। इस एग्जाम्पल को ही समझाने की यहाँ कोशिश की जा रही है, तो नोट करो। यहाँ मेंबर्स ऑफ द जूरी, यहाँ मेंबर्स ऑफ द जूरी के बारे में अलग अलग कहा जा रहा है, न कि जूरी को एज वन बॉडी रेफ़र किया जा रहा है। इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल है और उसके बाद वर्ब भी प्लूरल ही यूज की जाएगी। दोबारा बोल देता हूँ, जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इसको हम कैसे समझें? मैंने तो बोल दिया, लिखा दिया, लेकिन आपको भी समझना होगा। तो क्या लिखा है मैंने अभी? यहाँ मेंबर्स ऑफ द जूरी जो एग्जाम्पल है, उसको यहाँ पर प्रूव दैट किया जा रहा है। यहाँ मेंबर्स ऑफ द जूरी के बारे में अलग अलग डिफरेंट कहा जा रहा है, न कि जूरी को एज वन बॉडी रेफ़र किया जा रहा है। अतः यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। इसके लिए आपको एग्जाम्पल लिखना है, जो अब मैं आपको लिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, और भी अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जाम्पल तो मैंने लिखा दिया था ना, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, उसी को समझाने के लिए इम्पोर्टेंट बात लिखा है। अब और भी एग्जाम्पल हैं। द टीम आर फुल ऑफ इंजॉय, फर्स्ट एग्जाम्पल है, यानी अदर एग्जाम्पल है, द टीम आर फुल ऑफ इंजॉय। तो यहाँ पर टीम शब्द का भी यूज हो रहा है, यानी कलेक्टिव नाउन का भी यूज हो रहा है, लेकिन वर्ब सिंगुलर ना आकर प्लूरल आ रही है। तो रीज़न क्या है? रीज़न मैंने आपको समझा दिया कि ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ ना करके प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। द टीम आर फुल ऑफ जॉय, फुल स्टॉप।
सेकंड एग्जाम्पल, द कमिटी COMMITTEE committee are divided on this issue, full stop. Issue means मुद्दा. The committee are divided on this issue, full stop. फर्स्ट मतलब मैंने 3 एग्जाम्पल लिखा है, उसके बाद इम्पोर्टेंट बात जो मैंने लिखा, उसके बाद 3 एग्जाम्पल थे. द टीम आर फुल ऑफ जॉय, फर्स्ट. सेकंड, था द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू. 2 एग्जाम्पल लिखा है, 3 नहीं लिखाए थे, 2 ही लिखा है. तो द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू. तो ये जो एग्जाम्पल लिखा है, इससे आप समझने की या फिर आपके डाउट क्लियर भी हो गए होंगे, नहीं हुए भी होंगे, तो भी आप इन एग्जाम्पल को एक बार जो मैंने रूल्स में लिखा है उनके एग्जाम्पल जहाँ इसका यूज किया, फिर उसके बाद मैंने इम्पोर्टेंट बात लिखा है, उनके भी एग्जाम्पल मैंने लिखा है. वहाँ पर भी हमने आर का यूज किया, उससे पहले इज का यूज किया, जो अभी जो रूल पढ़ रहे हैं उसमें. दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर करना कि कलेक्टिव नाउन के ही बारे में बताया जा रहा है, लेकिन किन कंडीशन में इज का यूज करना है और किन कंडीशन में आर का यूज करना है. तो नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं. एक इम्पोर्टेंट बात और ये है इसी रूल में, नेक्स्ट रूल्स मत लिखना अभी, इम्पोर्टेंट स्टार लगा के लिखना. सेम सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में करने से सेंटेंस गलत हो जाता है, सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है. सेम सेंटेंस में इम्पोर्टेंट स्टार लगा के लिखना है. सेम सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में करने से सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द जूरी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन. द जूरी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन. तो यहाँ जूरी प्लूरल है, उधर इट्स जो एग्जाम्पल में आया वो सिंगुलर है. तो हमने इम्पोर्टेंट स्टार लगा के जो बात लिखवाई वो क्या लिखा है, सेम सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में करने से सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल है द जूरी, जो जूरी है वह प्लूरल है, उसके बाद आर डिवाइडेड इन इट्स. अब जो इट्स है यहाँ सिंगुलर यूज कर दिया, फिर ओपिनियन, फुल स्टॉप. अब इस एग्जाम्पल को और इम्पोर्टेंट बात को समझने के लिए नोट करते हैं. इस सेंटेंस में जूरी का यूज पहले प्लूरल नाउन में किया गया है, बिल्कुल है, और बाद में सिंगुलर नंबर में इट्स. वर्ब का यूज प्लूरल नंबर में किया गया है, बिल्कुल सही है, आर यूज किया गया है. जबकि पोसेसिव POSSESSIVE पोसेसिव इट्स का यूज ITS
इट्स का यूज सिंगुलर नंबर में। इसलिए इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस होगा। क्या होगा वो अब बता देंगे आपको, लेकिन जो इससे ऊपर जो हमने एग्जाम्पल जो लिखा वो समझाने के लिए आपको लिखाया गया था, लेकिन ये सेंटेंस जो हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा वो सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है उसके रीज़न आपको लिखा दिए, बता दिए, आपके डाउट क्लियर किए हैं। फिर भी नहीं समझे हो तो रिपीट कर देता हूँ। सेम सेंटेंस में इम्पोर्टेंट बात क्या लिखाई थी, स्टार डाल के, सेम सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म में करने से सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ऊपरी लिखा दी थी, रॉन्ग हो जाता है, ऊपर लिखा दिया था। एग्जाम्पल क्या लिखाया था, द जूरी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, फुल स्टॉप। अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए, रॉन्ग तो है लेकिन कैसे रॉन्ग है इसको समझने के लिए इस सेंटेंस में नोट करना, इस सेंटेंस में जूरी का यूज पहले प्लुरल नाउन में किया गया है, ठीक, और बाद में सिंगुलर नंबर में, बाद में सिंगुलर नंबर में। वर्ब का यूज प्लुरल नंबर में किया गया है, वर्ब का यूज प्लुरल नंबर में किया गया है, जबकि पोसेसिव POSSESSIVE पोसेसिव ITS का यूज सिंगुलर नंबर में। इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो समझ गए होंगे आप, द जूरी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो एक तरफ तो आप प्लुरल में यूज कर दो, दूसरी तरफ मीन्स इट्स सिंगुलर में यूज कर दो, तो ऐसे सेंटेंस रॉन्ग होते हैं। करेक्ट सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा लिखना है, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द जूरी आर डिवाइडेड क्या है, प्लुरल वर्ब, इन देयर। अब यहाँ पर इन के बाद देयर, वहाँ इट्स था, हाँ यहाँ देयर है, तो देयर को आप क्या लिखोगे, प्लुरल पोसेसिव, सिंगुलर पोसेसिव नहीं है, यहाँ देयर का यूज होते ही प्लुरल पोसेसिव, ओपिनियन, फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाता है। अब करेक्ट होने के लिए इसमें क्या चेंज किया गया तो आप खुद समझ सकते हो। दोबारा लिखा देता हूँ करेक्ट सेंटेंस, द जूरी आर डिवाइडेड को अंडरलाइन करके लिखना है प्लुरल वर्ब, या आपका प्लुरल वर्ब हो गया। अब आपको इनके बाद देखना है, आर डिवाइडेड इन देयर, THEIR, तो देयर को अंडरलाइन करना, प्लुरल पोसेसिव, नीचे लिखना प्लुरल पोसेसिव, ओपिनियन, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर जूरी भी एक प्लुरल फॉर्म में है और उसके लिए प्लुरल वर्ब का ही यूज किया गया है, और उसके बाद भी प्लुरल पोसेसिव का यूज किया गया है। तो बिल्कुल सेंटेंस सिस्टेमेटिक से यूज की गई है, ग्रामेटिकल रूप से बिल्कुल सही है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार करेक्ट हुई है। करेक्ट होने के लिए हमने इससे पहले वाला एग्जाम्पल देखा जो इनकरेक्ट था, उसके बाद करेक्ट कैसे हुई तो वो मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर कर दिया है। फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिस्टार्ट करना,
और नेक्स्ट रूल्स लिखते हैं। आज का लास्ट रूल्स है, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं अभी तो द सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एंड एग्रीमेंट में। एक बात यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं हिंदी इंग्लिश बोलता हूँ, आपको लिखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा आप समझ रहे हो उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है, क्योंकि आपको समझना है, नहीं कि आप लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना। जिस तरीके से आप समझ रहे हो, आपके माइंड में जो सा बैठ रहा है वैसे ही लैंग्वेज से आप समझने की कोशिश करना। बस आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, जब ये कहा जाए कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको जवाब देना है, हिंदी है में तो हिंदी है, लेकिन समझ में आपको किस लैंग्वेज में आ रही है तो वो सबसे बड़ी मायने वो बात रहती है। तो आप जिस लैंग्वेज में जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, तो आप हिंदी में लिखो तो ठीक, इंग्लिश में लिखो तो ठीक, ये आपके सुविधा अनुसार है। क्योंकि जिस प्रकार मैथ्स को आप फॉर्मूले से सूत्र से जो समझते हो, उसी प्रकार अंग्रेजी को भी आपको समझना होगा, हर एक रूल्स को समझना होगा। वो तभी समझेगा जब उसकी जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल महसूस करता है, तो आप उसी लैंग्वेज में समझें जिससे आपको समझने में आसानी हो सके और आपका टाइम भी वेस्ट ना जाए। नेक्स्ट रूल्स है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो ये नाउन का फंक्शन करता है। ये नाउन का फंक्शन लिख लोगे, करता है, और ये उस ग्रुप या क्लास के सभी मेंबर्स को रेफ़र करता है। ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। रिपीट कर देता हूँ रूल्स को जो हमने अभी लिखाया। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट, समझने की कोशिश करना, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट द THE प्लस एडजेक्टिव हो तो, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण हो तो, ये नाउन का फंक्शन FUNCTION, फंक्शन मीन्स कार्य करता है, और यह उस ग्रुप या क्लास के सभी मेंबर्स को रेफ़र करता है। ऐसे सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल लिखो, द पुअर आर होनेस्ट। तो यहाँ पर जो द पुअर लिखा है वो किसको रेफ़र कर रहा है? प्लूरल को तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पुअर का मतलब है एक व्यक्ति से नहीं है। द पुअर पीपुल, बहुत सारे व्यक्ति गरीब है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। द पुअर आर होनेस्ट, द पुअर का मतलब है द पुअर पीपुल, ब्रैकेट में डाल देना, द पुअर मीन्स द पुअर पीपुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ब्लाइंड आर हेल्पलेस। द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, यहाँ पर द ब्लाइंड मीन्स द ब्लाइंड पीपुल, ब्रैकेट में डाल देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। द रिच RICH, रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, ब्रैकेट में द रिच मीन्स द रिच पीपुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द होनेस्ट आर रिवार्डेड। REWARDED, रिवार्डेड, फुल स्टॉप। तो ब्रैकेट में द होनेस्ट का मीन्स मतलब यहाँ क्या आ रहा है? द होनेस्ट पीपुल। तो ये चारों के चारों एग्जाम्पल मैंने लिखा दिए, समझा दिए, फिर रिपीट कर देता हूँ रूल्स से लेकर एग्जाम्पल तक। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट
द प्लस एडजेक्टिव हो तो यह नाउन का फंक्शन करता है। किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। और यह उस ग्रुप या क्लास के सभी मेंबर्स को रेफ़र करता है। ये बात ध्यान देने वाली बात है। और यह उस ग्रुप या क्लास के सभी मेंबर्स को रेफ़र करता है। रेफ़र मीन्स सबके बारे में बोलता है, कहता है। जहाँ पर सबकी बात आ जाए तो उसको मीन्स ग्रुप और क्लास में बोला जाता है। ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जब ग्रुप की बात हो जाए, क्लास के सभी मेंबर्स के बारे में बात हो रही हो, रेफ़र किया जा रहा हो, तो ऐसे में सब्जेक्ट को हम क्या समझें? प्लूरल समझें। और वर्ब भी कौन सी आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है? द पुअर आर होनेस्ट। तो यहाँ पर पुअर एडजेक्टिव है, उससे पहले द यूज आ रहा है, तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। और जब द प्लस एडजेक्टिव आता है तो यह ग्रुप और क्लास के सभी मेंबर्स को रेफ़र करता है। तो यहाँ तो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना चाहिए। तो हमने चारों की चारों एग्जाम्पल में प्लूरल वर्ब का यूज किया है। और यहाँ पर एग्जाम्पल में बोल देता हूँ, द पुअर आर होनेस्ट। तो यहाँ पर द पुअर किसको रेफ़र कर रहा है? द पुअर पीपल को। द ब्लाइंड आर हेल्पलेस। द ब्लाइंड किसको रेफ़र कर रहा है? द ब्लाइंड पीपल को। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो यहाँ जो द रिच है वो किसको रेफ़र कर रहा है? द रिच पीपल को, मतलब पूरे अमीर कम्युनिटी को, समुदायों को। द हॉनेस्ट आर रिवार्डेड। द हॉनेस्ट यहाँ किसको रिप्रेजेंट मतलब रेफ़र कर रहा है? द हॉनेस्ट पीपल को। तो एग्जाम्पल और रूल से आप समझ गए होंगे कि इज और आर का यूज़ किस प्रकार करते हैं। तो नेक्स्ट रूल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक्स, टेक केयर।